तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्रैम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। शायद मुझे याद आ रहा है, मैंने पहले भी कहानी में एक दो बार ये जिक्र किया था। जब एक लड़की की शादी होती है, वो एक नए घर ससुराल पहुंचती है। रंग अलग, ढंग अलग, सारी चीज़ें अलग, फिर भी उसे सब कुछ निभाना है, उसी रंग में ढलना है। कई बार परेशानियां आती हैं। कई बार ऐसा होता है, बेटियां अपने माँ बाप को अपनी दर्द, अपनी पीड़ा बता नहीं पाती हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी मुश्किल से तो माँ बाप ने शादी कर दी, अब यहाँ की भी तकलीफ़ बताऊँ कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, तो माँ बाप ही परेशान होंगे, कहाँ उनको दुख दूँ। ये कई बार डौरी या दहेज के लिए अगर कोई तंग करते हैं तो फिर बेटी खामोश होती है, माँ बाप को नहीं बताती है कि इतने पैसे तो शादी में खर्च कर दिए, अब और क्या तंग करूँ। कई बार बेटियां हिम्मत करके माँ बाप को बता देती हैं तो अक्सर एक लाइन सुनने को मिलता है और एक शब्द, बेटा एडजस्ट कर लो। कई बार होता है और ऐसी कई सारी कहानियां मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। जब वो सचमुच एक लड़की जो ससुराल पहुंची है और परेशान हो गई है और वो बताती है कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मेरे सास ससुर, मेरे पति सब मुझे फिज़िकली मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो माँ बाप इस डर से कि सोसाइटी समाज वाले क्या कहेंगे कि देखो अभी शादी हुई, शादी टूट गई, लड़की घर बैठ गई, तो वो सिर्फ इस खोखले की जो इज्जत होती है ना, खोखली, उसे बचाने के लिए और फिर ये कि अब बेटी का घर बर्बाद ना हो जाए, वो उसे उसी ससुराल में मरने के लिए छोड़ देते हैं और बस एक ही चीज़ समझाते हैं, एडजस्ट कर लो। क्या जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ एक बेटी के माँ बाप का ये कहना जायज़ या सही है कि बेटा जो भी हो रहा है एडजस्ट कर लो, ठीक हो जाएगा, एडजस्ट कर लो, ठीक हो जाएगा। एक बेटी कब तक एडजस्ट करे। आज की जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उससे पहले एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। हालांकि ये ज़ुबान शायद आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आए क्योंकि ये तमिल में है, लेकिन कहते हैं कि भाषा भावनाओं को बयान कर देती है। एक बेटी ठीक मरने से पहले अपने पिता को 7 ऑडियो मैसेज भेजती है व्हाट्सएप पर, 7 और उसमें वो पूरी अपनी दर्द बयान करती है और उसमें वो शब्द का इस्तेमाल भी करती है, एडजस्ट। लेकिन वो एडजस्ट करके हार चुकी थी और फिर ज़िंदगी से हार गई। ज़ुबान समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये लड़की फिज़िकली मेंटली जो इसके ऊपर जुल्म ढाया गया, और वो भी ऐसी वैसी शादी नहीं, 2.5 करोड़ रुपए इस शादी पर खर्च हुए थे। 70 लाख की महंगी वॉल्वो कार दहेज में दिया गया। 4.5 किलो गोल्ड, 4.5 kg गोल्ड देने का वादा था और उसमें से आधे से आधा गोल्ड दे दिया गया था और करीब 2 kg गोल्ड और देना था। लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले कह रहे थे कि आप लोगों ने क्या दहेज दिया, ये देखिए फलाने फलाने फलाने, इन्होंने तो 100 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि दामाद अच्छा बिजनेस शुरू कर सके, स्टार्टअप कंपनी शुरू कर सके, बेटी को खुश रखेगा, और 100 करोड़ रुपए दहेज दिए। और आपने क्या दिए? 4-4.5 किलो सोना, 70 लाख की गाड़ी, 2.5 करोड़ शादी में खर्च कर दिए। बस ये पूरी कहानी सुनने से पहले मैं वही चाहता हूँ कि भाषा समझ में आए ना आए, भावनाएं आप तक पहुँच जाएंगी। बस ये ऑडियो इस लड़की की सुन लीजिए। அவங்க அவங்க அப்பா அம்மா கவின் இவங்க எல்லாருமே பிளான் போட்டு தான் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க கொடுக்குற மென்டல் டார்ச்சர் என்னால் தாங்க முடியல. உடல் ரீதியாகவும் என்னால் அவங்க கூட உண்மையாலுமே இருக்க முடியல. ரொம்ப டார்ச்சராக இருக்கு. டெய்லியும் மென்டலி என்னை அசால்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபிசிக்கலாக ஈவன் டார்ச்சர் பண்ணுறா. என்னால் இதுக்கு மேலே இந்த வாழ்க்கையை கண்டினியூ பண்ண முடியும்னு தோணலை. என் உலகமே நீங்களும் அம்மாவும் தான். நீங்களாம் என்னை பத்தி கண்ட கனவும் வச்ச ஆசையும் எதுவுமே நிறைவேறல. ஆனா என்னோட கடைசி மூச்சோட நம்பிக்கை நீங்க மட்டும்தான். ஆனா உங்களை ரொம்ப நான் நோகடிச்சிட்டேன். ரொம்ப என்னால நீங்க காயப்பட்டீங்கன்னு புரிஞ்சிருச்சு. உங்களால வாய்விட்டு சொல்லவும் முடியல. அதே சமயம்
என்ன இப்படி பார்க்கவும் முடியல. என்னால நீங்க படுற வேதனை எனக்கு புரியுது. என்ன மன்னிச்சிருங்கப்பா, என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு எல்லாமே. நான் போறேன். ये आवाज़ 27 साल की एक लड़की रिथानिया की है। रिथानिया तमिलनाडु के थिरुप्पूर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली। पिता अमीर, टेक्सटाइल का इनकी अपनी फैक्ट्री और साथ में रियल एस्टेट का बिजनेस, ठीक ठाक सोसाइटी में पहुंच और मकान। इसी रिथानिया की शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है और आखिरकार इसी साल 11 अप्रैल को रिथानिया की शादी थिरुप्पूर के ही एक निहायत शरीफ ख़ानदान, अमीर ख़ानदान के लड़के के साथ तय होती है। लड़के का नाम है कविन कुमार। कविन की उम्र 28 साल। फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा पॉलिटिकल भी है, बिजनेस भी है और ठीक ठाक पैसे वाले हैं। तो पंडित जी कुंडली मैच करा देते हैं। इसके बाद रिथानिया और कविन की 11 अप्रैल, 2 महीने हुए अभी, मतलब अभी 11 जुलाई होगा तो 3 महीने हो जाएंगे, तो लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए, शादी हो गई। लेकिन इस शादी के दौरान 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए रिथानिया के पिता ने। स्टेटस लड़के वालों ने मांग की थी, हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वीवीआईपी गेस्ट आएंगे, शानदार शादी का अरेंजमेंट होना चाहिए, और फिर ये आप देंगे क्या। पैसे वाले थे, मजबूत थे रिथानिया के पिता। उन्होंने कहा मेरी एक बेटी है, जो भी बन पड़ेगा करूँगा। उन्होंने वॉल्वो कार दी 70 लाख की। 4.5 केजी गोल्ड की मांग की गई, जिसमें से 2.7 के करीब गोल्ड दे भी दिया गया। थोड़े बहुत गोल्ड थे, 2 किलो के आसपास, वो बाद में देने का वादा था। अब रिथानिया विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। लेकिन ससुराल जाने के बाद जो सास ससुर, जो पति पहले से ही भूखा हो, मुंह खोले हुआ हो कि हमें ये चाहिए, फिर वो कहाँ चुप रहने वाले। अब रिथानिया को ताना मारना शुरू कर दिया कि कैसे गरीब लोग हो तुम, बताओ 4.5 किलो गोल्ड देना था, उसमें भी पूरा नहीं दिया। 70 लाख की गाड़ी दी, शादी कर दी, तो क्या हुआ। बाकी के देखो, हमारे फलाने साहब, उनको 100 करोड़ रुपये दामाद को दिया गया, उनका अपना बिजनेस चल रहा है और हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। अच्छा, हमारे पास भी पैसा, बिजनेस चलेगा तो तुम्हारे ही है, तुम्हारे को सारी सहूलियत देंगे। अब ये ताना मारना शुरू हो गया, पति की तरफ से, सास ससुर की तरफ से। 20 दिन भी नहीं बीता था शादी को। 11 अप्रैल को शादी हुई और 30 अप्रैल को अचानक रिथानिया एक दिन बिना बताए अपने घर पहुंच गई। अब माँ बाप पहले तो खुश कि ससुराल से बेटी आई है, लेकिन फिर वही, अरे दामाद जी नहीं आए। पूछा, रोने लगी। उसने बताया, कहाँ आपने मेरी शादी की। वो तो लालची और भूखे लोग हैं, वो सिर्फ पैसे की बात करते हैं, ऊपर से टॉर्चर। इन लॉज अलग करते हैं और पति तो फिजिकली टॉर्चर भी करता है। अब 20 दिन शादी के हुए, बेटी वापस लौट आई। अजीब लगा। यहाँ पे फ़र्ज़ था कि फिर बातचीत हो, लेकिन पहले तो बेटी को ही समझाने बुझाने का दौर शुरू हो गया। लेकिन बेटी बार बार कह रही है कि मेरी कोई गलती नहीं है। पिता कह रहे हैं, बेटा एडजस्ट करो, ससुराल है, नई जगह है, थोड़े दिन में हो सकता है वो लोग भी एडजस्ट कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है, ठीक है पापा, आप जो कहें। 20 दिन के बाद मायके आई, फिर माँ बाप के समझाने पर वापस ससुराल लौट गई। अब रिथानिया फिर से ससुराल में, लेकिन जाने के बाद फिर वही दौर शुरू। फिर उसके ऊपर दहेज के लिए उसे तंग करना, ताने मारना, फिजिकली पति की तरफ से टॉर्चर करना। करीब 20 दिन फिर गुजरे, बर्दाश्त नहीं हुआ। रिथानिया एक बार फिर अपने घर आ गई। घर आई, उसने अपने माँ बाप को फिर से ये बात बताई। उसे लगा माँ बाप ही उनकी दुनिया है, वही समझेंगे। माँ बाप को उसने सारी बात बताई। माँ बाप को फिर लगा कि अरे अभी तो शादी को महीने भी नहीं हुए हैं और लोगों को पता चलेगा बेटी के ससुराल में ये चीज़ें हो रही हैं, पति पत्नी अलग हो गए हैं, फिर क्या होगा, बिरादरी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। अब फिर से समझाने बुझाने का दौर शुरू और पिता ने फिर कहा, बेटी एडजस्ट करो।
एडजस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन 20 दिन का तजुर्बा पहले था, वापस गई थी थानिया, तब भी उसे एहसास था, वापस फिर आ गई थी। उसने कहा ठीक है मैं एडजस्ट करूँगी, बस एक गुजारिश है, आप मेरी सास को बुलाकर और उनसे कहिए और वादा लीजिए कि दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं होगा उस घर में। माँ बाप ने कहा ठीक है। फ़ोन किया गया, सास आई घर पर, उनसे कहा गया भाई आप हमारी बेटी को क्यों तंग कर रहे हैं। सास ने बाकायदा माफ़ी मांगी, सॉरी बोला और भरोसा दिया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इस भरोसे और सॉरी के बाद सास अपनी बहू रिथानिया को लेकर वापस चली जाती है। माँ बाप को लगा कि अब सास ने भी माफ़ी मांग ली है, सॉरी बोल ही दिया है और अब भरोसा भी दिया है, कुछ नहीं होगा, विदा कर दिया। अब वो पहुंच गई वापस फिर से अपने ससुराल। लेकिन वो सब ढोंग था, नाटक था, सब एक्टिंग कर रहे थे। अब भी जुल्म सितम का दौर जारी था। रिथानिया लगातार मेंटली फिजिकली टॉर्चर सह रही थी। बीच बीच में अपने माँ बाप को फिर फ़ोन करती, कहती पापा कुछ नहीं बदला, ये सब वैसे ही कर रहे हैं। उधर फिर से आ रहा है, बेटी एडजस्ट करो। अब इस एडजस्ट शब्द ने बेटी को तोड़ दिया। उसे लगा अब कहाँ जाऊँ, माँ बाप दुनिया है, उनको अपनी तकलीफ़ें बता रही हूँ और वो अब भी कह रहे हैं एडजस्ट करो, और जो मैं यहाँ सह रही हूँ अब तो सहने की भी हिम्मत नहीं है, तो क्या करूँ। तीसरी बार रिथानिया अपने घर लौट आती है जून के महीने में, और तीसरी बार जब वो घर आती है तो घर आने के बाद फिर से यही सारी चीज़ें बताती है। घर वाले फिर उसे समझाना बुझाना शुरू कर देते हैं। तीसरी बार वो ससुराल से 22 जून को आई थी, यानी 2.25 महीने अभी शादी को हुए थे। 22 जून को आई। माँ बाप को लगा अब भी कुछ नहीं बदला है शायद। उन्होंने कहा कि चलो कुछ दिन यहाँ रह लो, शायद चीज़ें बदल जाएं। अब भी माँ बाप उम्मीद नहीं छोड़ रहे। और रिथानिया कह रही है नहीं माँ, नहीं पापा, वो लोग नहीं बदलने वाले, उन्हें पैसे चाहिए और बार बार वो बाकी के 2 किलो गोल्ड और कुछ और चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। और 2 किलो गोल्ड माँ बाप देने को भी तैयार है, पर अब बात उस गोल्ड से भी ऊपर बढ़ गई। वो ये कि आपने क्या खर्च किया, 2.5 करोड़ शादी में, कार, बाकी सोना, वहाँ 100 करोड़ दे रहे हैं। इनडायरेक्टली अब वो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। उन्हें पता था रिथानिया के पिता का अच्छा खासा बिजनेस है, टेक्सटाइल का, रियल एस्टेट का, पैसे भी हैं उनके पास, वो सब हमें दे दो। और जुल्म का शिकार हो रही है रिथानिया। 22 जून को जब वो घर आती है तब भी उसे फिर लगता है कि नहीं, 22 से लेकर अगले 6 दिन तक वो घर में रहती है अपने। अब 28 जून की तारीख आ गई। इन 6 दिनों में अपने घर में रहने के बावजूद रिथानिया को इस बात का एहसास हो गया कि ये तीसरी मर्तबा है जब वो अपने घर आई है, ससुराल वालों के जुल्मों की कहानी सुन रही है। लेकिन शायद उसके माँ बाप अब भी ये नहीं चाहते कि उसका घर टूटे, दोनों अलग हों, और वो अब भी उसे समझा रहे हैं। और यही बात, बेटा एडजस्ट करो। अब इस एडजस्ट शब्द से रिथानिया को नफरत हो गई। 28 जून की सुबह घर आए हुए 6ठा दिन था, वो गाड़ी उठाती है और कहती है मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो पास में एक बहुत मशहूर मंदिर है, वहाँ पर मैं थोड़ा दर्शन करके आती हूँ। माँ बाप ही कहते हैं हाँ बेटा हो आओ। अब वो घर से निकलती है सुबह 9:30 बजे, 28 जून की तारीख है। घर से निकली, उसी मंदिर के बाहर जाकर उसने गाड़ी रोक दी। वो अपने साथ कुछ पॉइजनस चीज़ लाई थी। गाड़ी में बैठती है, पॉइजनस चीज़ को कंज्यूम करती है। उसे खाने के बाद वो अपना मोबाइल उठाती है, गाड़ी में बैठकर 7 व्हाट्सएप ऑडियो रिकॉर्ड करती है। 7 मैसेज उसने रिकॉर्ड किया और उसके बाद सारे ऑडियो मैसेज को सेंड कर दिया। बट सेंड उसने तब किया जब उसे पता था कि जो कुछ उसने खाया उसका असर अब शुरू हो गया। इसके बाद मैसेज चला गया। अब ये मंदिर के बाहर ये गाड़ी पार्क है। करीब 2-3 घंटे बीत गए, 1 बज गए दोपहर के। आसपास में कुछ लोगों की नज़र पड़ी, कुछ दुकानदारों की, कि एक गाड़ी यहाँ पे पार्क है, एक उसमें लड़की बैठी हुई है और 2.5 घंटे से लड़की कार के अंदर है, न निकल रही है न बाहर जा रही है, और गाड़ी भी अजीब तरीके से पार्क है। तो उन्हें कुछ डाउट हुआ। उनमें से कुछ लोग गाड़ी के करीब गए। जब करीब गए तो उन्होंने देखा ड्राइविंग सीट पर एक लड़की बैठी और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। फ़ौरन उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस की टीम आई, गाड़ी का नंबर और उस
के ज़रिए उन्हें पता चला, फिर मोबाइल भी था। लड़की के पिता को फ़ोन किया गया, रिथानिया के माँ बाप भाग कर पहुँचते हैं। इसके बाद पुलिस के साथ उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुँचने के बाद पता चलता है डॉक्टरों के हिसाब से कि इसकी मौत तो कुछ देर पहले ही हो चुकी। अब जब ये पता चला, उधर अब तक पिता ने व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़ा था। अब उन्हें लगता है कि ये क्या हुआ। अब मोबाइल भी था, उस मोबाइल में सेंड था पापा के नाम पर। अब पापा ने उस मोबाइल को खोला और वो 7 ऑडियो मैसेज पढ़े। उनमें से एक ऑडियो मैंने आपको शुरू में सुनाया था। अब कुछ ऑडियो जो मैसेज जो कुछ उसने कहा, मैं उसको आपको ट्रांसलेट करके सुना रहा हूँ। बट इसे सुना उससे पहले, जब ये सब कुछ हुआ तो फिर पुलिस ने पूछा कि ये क्या है। तब माँ बाप ने कहा कि हमने अपनी बेटी की 11 अप्रैल को शादी की थी, बड़ी धूमधाम से की थी। कविन कुमार, उसकी फैमिली, वो भी इज्जतदार लोग, और ये चल रहा था दहेज को लेकर। फिर उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। इस रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस ने कविन कुमार, उसके माँ और बाप यानी रिथानिया के सास ससुर और पति, तीनों को अरेस्ट कर लिया। वो तीनों इस वक्त कस्टडी में। 7 व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज जो भेजा था, उसमें से कुछ मैं आपको पढ़ाकर सुनाता हूँ, क्योंकि सुनना ज़रूरी है। एक ऑडियो में कहती है रिथानिया कि कविन और उसके माँ बाप ने मेरी शादी उससे करवाने की साजिश रची थी। मैं उनकी रोज़ाना की मानसिक यातनाओं को अब सह नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इस बारे में किससे बात करूँ। सुनने वाले चाहते हैं कि मैं समझौता कर लूँ। उनका कहना है कि जीवन ऐसे ही चलेगा और वो मेरी पीड़ा को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ माँ बाप के लिए भी इशारों में कि समझौता कर लो, एडजस्ट कर लो। आपको भी लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ये वो अपने पापा से कह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई यहाँ नाटक कर रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं चुप क्यों, या मैं इस तरह क्यों बन गई हूँ। लेकिन मैं जीवन भर आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। ये पापा के लिए ही है। इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे ये जीवन पसंद ही नहीं है। वो मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि मेरा पति मुझे शारीरिक रूप से टॉर्चर कर रहा है। मैं अपना जीवन और नहीं चला पा रही। आप और माँ ही मेरी दुनिया है। मेरी आखिरी सांस तक आप ही मेरी उम्मीद रहे। लेकिन मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। आप ये खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, फिर भी आप मुझे इस तरह नहीं देख पा रहे। मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। मुझे माफ़ करना पापा, सब कुछ खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ। एक और ऑडियो में कहती हूँ कि जैसी ज़िंदगी मैंने चाही वैसी ज़िंदगी मुझे मिली नहीं। मैंने एडजस्ट करने की काफ़ी कोशिश की, आपने कहा इसलिए, लेकिन अब तो एडजस्ट भी नहीं हो पा रहा। और इसी तरीके से कई मैसेज हैं। अब इस पूरे मैसेज को अगर आप पढ़ें तो बात वहीं पर आती है जो शुरुआत में मैंने कही। एक लड़की, एक नई दुनिया होती है जब शादी होती है और ससुराल जाती है। पति, सास, ससुर, ननद, देवर, तमाम नए रिश्ते बनते हैं, नया घर होता है, नए मिजाज होते हैं, नया माहौल होता है, और वाकई वहाँ पे उस लड़की को एडजस्ट करना होता है। और एडजस्ट होता है तभी तो ये दुनिया चल रही है, तभी तो इतने सारे घर बसे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले, ख़ासतौर पर हमारे देश में जो दहेज नाम का दानव है, जब ये लालच किसी के दिमाग में घुस जाता है तो फिर उस घर में एक ही शख्स जुल्म का शिकार बनता है, और वह वो लड़की। उस चारदीवारी के अंदर कोई उसकी सुनता नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ सब उसके लिए नए रिश्ते हैं। और वो लड़की, 2 ही रास्ते होते हैं, या तो अपने माँ बाप को बताए, घर छोड़कर आ जाए, और या फिर ज़्यादातर मामलों में लड़कियाँ खामोश होती हैं कि क्या माँ बाप को तकलीफ़ दूँ, अब शादी हो गई और भी जिम्मेदारियाँ उनकी, कब तक मेरे ही जिम्मेदारियों को उठाते रहेंगे। लेकिन इस कहानी से एक सबक मिलता है, वो ये 2 सबक बल्कि। एक कि अगर कभी कोई बेटी आप में से किसी को कहे कि मुझ पे जुल्म हो रहा है और सहा नहीं जा रहा है, तो आप उसका साथ दीजिए, उसको उसके हाल पे मत छोड़िए। सोसाइटी, समाज, इन सब के ढकोसले में मत पड़िए। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। और दूसरा, कभी गलती से भी उसे एडजस्ट करने के लिए मत कहिए, क्योंकि जब तक आप एडजस्ट करने के लिए कहेंगे तो एक माँ बाप ही एक बेटी की उम्मीद होते हैं। उसे लगेगा कि माँ बाप भी एडजस्ट करने का मतलब दूसरा भी होता है, वो ये
कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उस लड़की को कि शायद मेरी गलती है और मुझे ये कह रहे हैं एडजस्ट करने के लिए, जबकि जो गुनहगार है उन्हें कुछ नहीं कह रहे। तो ये उल्टा असर कर जाता है। तो बेटी के दर्द को समझें, एडजस्ट करने के लिए कभी ना कहें, क्योंकि यह एडजस्ट जानलेवा हो सकता है। पर इस कहानी को आज ख़त्म करूं उससे पहले इसी रिश्ते पर कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं दिल से। ये जो कुछ सुनाने जा रहा हूं असल में ये एक बेटी को सामने रखकर ही लिखा है। और ये जो रिश्ते होते हैं, एक बेटी की जब शादी होती है, एक नई दुनिया में ससुराल में पहुंचती है, ये सारी चीज़ें और रितानिया का दर्द आप इस कुछ लाइनों से समझ जाएंगे। नाम है रिश्ता एक पहेली है, रिश्ता एक पहेली है। गुड्डे गुड़िया लेकर रोज़ मिला करती थी उससे शाम, ज़रा सयानी हुई तो यादें सब हो गई ख्वाबों के नाम। एक दिन एक शहज़ादा आया, आकर भर दी उसने मांग, आज उन्हीं से छूट रही है जिनके हाथ में खेली है। रिश्ता एक पहेली है। अब बेटी ससुराल जाती है कि छोटे बड़े और हल्के गहरे आंगन आंगन पलते हैं। जैसी ज़रूरत होती है ये वैसे रंग बदलते हैं। हर एक रिश्ता प्यार की लाश उठाए घूमा करता है, मजबूरी को अपना कहकर यूं ही झूमा करता है। कौन इसे समझ सका ये किसकी सगी सौतेली है। रिश्ता एक पहेली है। इसी के साथ कहानी में आज इतना ही है। आपसे मिलेंगे कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।